हाय एवरीवन, साइट पर जीएसटी पोर्टल पर हम कर चुके हैं और इस पोर्टल पर भर आने के बाद कैसे रिटर्न भरते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, जब आप लॉगिन करते हो तो आपको ऑब्वियसली ये वाला पेज नजर आता है। तो यहां पर जो आपका लेजर बैलेंस है, यहां पर उसके नीचे फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है। आप या तो यहां से आ सकते हैं या फिर ऊपर जब आप सर्विसेज में जाएंगे तो यहां पर भी आप सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे तो फिर रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करके रिटर्न वाले पेज पर आप जा सकते हो। तो हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं और वहां से हम रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है, हमने सिलेक्ट कर लिया। क्वार्टर सिलेक्ट करना होता है, हमने सिलेक्ट कर लिया। और रिटर्न का महीना सिलेक्ट करना होता है, वो हमने कर लिया। जिस भी महीने का रिटर्न आप भरना चाहते हो वो महीना सिलेक्ट करने के बाद अब आप सर्च पर आओगे तो यहां पर आपको ये पेज दिखने लगेगा। अब यहां पर आप देखो जीएसटीआर 1 का बॉक्स है, जीएसटीआर 2A और 2B, ये दोनों हमें इनपुट्स देने के लिए होती हैं। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। हमने जो डिपार्टमेंट को जानकारियां देनी है वो एक तो जीएसटीआर 1 में देनी होती है और एक 3B में देनी होती है। राइट, जीएसटीआर 1 क्या है और जीएसटीआर 3B क्या है, इसका अपन सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अपने सीएफएम के लिए दोस्तों हमने थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स दोनों आपके लिए रिकॉर्ड करे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी आपको हो जाए इसलिए। तो जीएसटीआर 1 क्या होता है वो अभी हम नहीं सीख रहे हैं। जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं वो हम सीख रहे हैं, निल वाला। तो हम जीएसटीआर 1 फाइल करना सीख रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रास्ते होते हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी का ये है कि भाई एक बार आप टेबल्स एंटर कर लो और बाद में एक बार इंटरनेट कनेक्ट करके उसको अपलोड कर दो। आप यूं समझ लो कि ऑफलाइन सारी वर्किंग कर लो, देन यू कैन अपलोड इट ऑनलाइन। और यहां पर अगर आप सीधे लाइव पोर्टल पे फाइल करना चाहते हो तो प्रिपेयर ऑनलाइन कर सकते हो। तो हम प्रिपेयर ऑनलाइन का बटन प्रेस करते हैं और हम प्रिपेयर ऑनलाइन का बटन प्रेस करके देखते हैं कि हम एक नए पेज पर आ गए। जब हम इस नए पेज पर आते हैं तो यहां पर आप देखो बहुत सारे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये वाली टेबल 4A, 4B, 6B, 6C, 5A, 6A, 7, 8ABCD, 9B, 9B, 11A और 11B, 12 और 13। इन अलग अलग बॉक्सेस में कहां पर क्या फाइल करना होता है, वो जीएसटीआर 1 क्या होता है उसका वीडियो में मैं बता चुका हूं। जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो जरूरी नहीं होता है कि आपको सारे बॉक्सेस फाइल करने पड़े। आप जिस क्लाइंट का जीएसटीआर 1 भर रहे हो डिपेंड करता है कि उसके ट्रांजैक्शंस कैसे हैं। जिस बॉक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वहां भरना है। फॉर एग्जांपल आप देखो यहां निल रेटेड सप्लाई, जो आइटम्स हमारे क्लाइंट ने सेल करे और वो निल रेटेड है, सेल तो करे ना, तो सेल का डिटेल अपने को लोड करना है यहां पर, वो निल वाले बॉक्स में जाएगा। हमारे क्लाइंट ने कोई क्रेडिट नोट इशू करा, डेबिट नोट इशू करा, तो उसकी डिटेल अपने को यहां पर लिखनी है। एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस यहां पर लिखने हैं, B2C जो स्मॉल इनवॉइसेस है वो यहां लिखने हैं। इसी प्रकार हर पर्टिकुलर टेबल में अलग अलग प्रकार की डिटेल हमें एंटर करनी होती है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमें कोई हमारा सेल नहीं है, हमें तो निल रिटर्न भरना है, तो यहां पर देखो एक छोटा सा बॉक्स है, फाइल निल जीएसटीआर 1। फिर ये इतना सब कुछ भरने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई हमारे पास अमेंड रिकॉर्ड का चक्कर ही नहीं है। हमने बस क्या करना है, यहां पर फाइल करना है, फाइल निल जीएसटीआर 1। जैसे ही आपने वहां पर क्लिक करा, देखो आप सारी टेबल गायब हो गए और ये आपको सूचना दी जा रही है कि देख लो भाई, निल फॉर्म तभी भरना है जब कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं करनी है आपने, कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं है और कोई एडवांस का केस नहीं है। ध्यान रख लो, निल भर रहे हो तुम, डिपार्टमेंट आपको चेतावनी दे रहा है। हम कह रहे हैं हाँ भाई, हमने कंफर्म कर लिया है कि हमें निल ही भरना है, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये 4 बटन है, बैक, डाउनलोड डिटेल फ्रॉम ई इनवॉइस। भाई जब ई इनवॉइस तो छोड़ो, इनवॉइस ही नहीं है अपने, हम तो सेल ही नहीं करी हमने, तो हम फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। हमने फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करा और यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर जब भी कभी हम जीएसटी पोर्टल पे काम करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो दैट्स अ कॉमन अफेयर, राइट, इट हैपेंस। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
राइट। ये देखो आप, यहां पर क्या लिखा है, हमने जब दोबारा प्रेस करा तो सिस्टम को गुस्सा आ गया। वो कह रहे थे सिस्टम इज चेकिंग ऑन कंप्लायंस फॉर फॉर्म DRC01B, प्लीज क्लिक ऑन जनरेट समरी अगेन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। तो वो कह रहा है कि आप कुछ सेकंड रुक जाओ, कुछ सेकंड के बाद आप दोबारा से चेक करना। इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमने नील का डिटेल दिया तो ये अपने सिस्टम पे भी चेक करना चाहते हैं, अपने सर्वर पे चेक करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी को इनवॉइस इशू करा हो, उसने अपनी परचेज रिपोर्ट कर ली हो। तो ये सब अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हमने रिफ्रेश का बटन यहां प्रेस कर दिया है। रिफ्रेश का बटन प्रेस करने के बाद हमने दोबारा से फाइल स्टेटमेंट प्रेस करा और हम सक्सेसफुली अगले पेज पर आ गए। देखो जब हम अगले पेज पर आए तो यहां पर क्या आ गया, आई सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि यहां पर हमारे पास एक डेक्लेरेशन आ गई, एक फाइनल सबमिशन की डेक्लेरेशन आ गई कि हम फाइल कर रहे हैं, जो भी जानकारी हमने दी है वो हम बता रहे हैं कि सही है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब हमने यहां पर डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स कर देना है। ऑथराइज सिग्नेटरी में हमारे क्लाइंट का नाम नजर आ रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम डिजिटल सिग्नेचर से फाइल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो कि एक OTP की तरह होता है उससे फाइल कर सकते हैं। हम टू मेक इट इजी हम EVC से फाइल करते हैं और ये OTP यहां पर इन्होंने हमसे मांग लिया है। अब हमें OTP भरना है। OTP इस वाले ईमेल पर गया है और इस वाले मोबाइल नंबर पे गया है। तो हम क्लाइंट से बात करते हैं और OTP लेते हैं। OTP का हमेशा एक एटिकेट ध्यान रखें कि क्लाइंट को आप पहले ही इन्फॉर्म करके रखें, भाई अवेलेबल रहना, बी देयर विद अस ऑनलाइन फॉर फ्यू मिनट्स, वी आर गोइंग टू गेट योर वर्क डन एंड विल बी नीडिंग योर OTP, ठीक है, प्लीज बी देयर। तो OTP क्लाइंट से लेने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आफत में नहीं है, हम आफत में, ठीक है। और OTP फाइल करते ही आपका GSTR1 नील वाला फाइल हो जाएगा। जैसे आप नील वाला फाइल करते हो उसी प्रकार आप डिटेल्स वाला भी फाइल करना बहुत इजीली सीख जाओगे दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर जब भी आप फाइल करना सीखोगे तो आपको क्या पूछेगा वो, भाई इनवॉइस की डिटेल ही तो भरनी है, कोई चांद पे जाके झंडा तो नहीं फहराना ना। तो दैट्स वेरी इजी काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। Yes, I've got the OTP. So let me just type in. मैं OTP भर रहा हूं, ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जनरली OTPs आर ऑलवेज न्यूमेरिक, बट द कोड दैट यू गेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स दैट्स जनरली अल्फा न्यूमेरिक, राइट। तो हम वेरीफाई का बटन प्रेस कर रहे हैं, वेरीफाई का बटन हमने प्रेस कर दिया और ये एज यूजुअल घूम रहा है, और घूमने के बाद ये भी आपको बताएगा कि सब कुछ यस इट्स फाइल्ड। GSTR1 of this GST number for November 23-24 has been successfully filed. The acknowledgement reference number is this. GSTR1 can be viewed on your dashboard login. मैं अब आपको दोबारा से रिटर्न डैशबोर्ड पर लेके चलता हूं और रिटर्न डैशबोर्ड पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि अब वहां पर क्या नजर आ रहा है। पहले वहां पर बटन थे फाइल ऑनलाइन, फाइल ऑफलाइन, अब वहां सिंगल शब्द दिखेगा फाइल्ड, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा कि आप रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमें कहां जाना है, हमें सर्विसेज पे जाना है, हमें रिटर्न्स पे आना है और रिटर्न डैशबोर्ड पर आना है। हम रिटर्न डैशबोर्ड पर आ गए, हमने यहां पर मंथ सिलेक्ट करना है नवंबर, और हम दोबारा नवंबर ओपन करना चाहते हैं।
अब आप देखो यहां पर लिखा आ गया स्टेटस फाइल्ड, पहले यहां पे लास्ट डेट नजर आ रही थी और यहां लिखा है व्यू या डाउनलोड। ठीक है, अब देखो अभी 3B भरना हमारा बाकी है, वो भी हम सीखेंगे। उसकी लास्ट डेट यहां लिखी है, उससे पहले पहले आपको ये फाइल कर देना है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो GSTR 1 भर लिया हमने, नील वाला। मैं आपको, हाँ जी, मैं आपको ये दिखा रहा था कि जब आप डाउनलोड बटन प्रेस करते हैं तो वहां पर लिखा आता है जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड और डाउनलोड डेटा फॉर GSTR 1, जो हमने अभी अभी फाइल करा। तो आप उसकी समरी भी डाउनलोड कर सकते हो क्लाइंट को दिखाने के लिए कि देखो ये रही आपकी PDF फाइल और आपका GSTR 1 कंप्लीट हो गया फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, राइट? सो इट्स डन, थैंक यू। हाय एवरीवन, जिस प्रकार GSTR 1 नील फाइल करा जा सकता है, उसी प्रकार GSTR 3B भी दोनों प्रकार का होता है। अगर आपकी कोई सेल परचेज नहीं भी है तब भी आपको जिस प्रकार GSTR 1 भरना मैंडेटरी है, उसी प्रकार GSTR 3B भी भरना मैंडेटरी है। अगर रिकॉर्ड्स हैं तो कैसे भरते हैं वो भी हम एक सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। आज हम ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम GSTR 3B फाइल करेंगे यदि हमारी कोई सेल इस महीने नहीं हुई, हम नील GSTR 3B भरना चाहते हैं, हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, राइट? हम दो प्रकार से उस बटन तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम रिटर्न फाइल करते हैं। पहला ऑप्शन तो यही है कि हम अपने इस पेज के नीचे देख रहे हैं फाइल रिटर्न को ऑप्शन है, और एक ऑप्शन ये है कि हम सर्विसेज पे जाके भी रिटर्न डैशबोर्ड पर आ सकते हैं। इस बार मैं सीधे फाइल रिटर्न वाले बटन को प्रेस कर रहा हूं। फाइल रिटर्न को मैंने प्रेस करा और हम अपने फाइल रिटर्न वाले पेज पर आ गए जहां पर हमें पीरियड सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, और पीरियड हमने सेलेक्ट कर लिया नवंबर इन आवर केस। एंड नाउ द सेम पेज अपीयर्स जहां पर सारे रिटर्न्स के बॉक्सेस हैं। हम जानते हैं कि GSTR 1 और 3B हमको फाइल करना होता है, 2A एंड 2B FYI होते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। वो हमें जानकारी बताते हैं, हमसे जानकारी लेते नहीं हैं, हमें जानकारी प्रदान करते हैं कि भाई तुम्हारी परचेज ये है, ठीक है? तो 2A और 2B में कैसे व्यू करते हैं, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, वो तो हम सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप वहां देखिएगा या कर लेंगे अगर आपने भी नहीं देखी तो। आप फिलहाल 3B पर फोकस करिए। 3B प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाले सिस्टम पर आ जाते हैं। अब यहां पर वो हमसे खुद पूछ रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? क्यों पूछ रहा है वो? एक तो बात ये भी है कि वो आपका काम आसान करना चाहता है। अगर हम नील रिटर्न भरना चाहते हैं और यस कर देंगे तो मेजर फॉर्म अलग अलग बॉक्सेस वाला ओपन ही नहीं होगा। लंबा चौड़ा फॉर्म ओपन करके फायदा क्या जब तुम्हें नील रिटर्न भरना है। नील नहीं भरना तो फिर यहां पर नो कर दो, ठीक है सर। दूसरी बात यह भी है कि सिस्टम को भी पता है ना तुमने GSTR 1 नील भरा है, लेकिन वो नहीं भी भरते तो भी ये पेज तो आता ही है। तो हम कर देते हैं हाँ जी यस, हमें नील रिटर्न भरना है। और ये नोटिस बार बार आपको दे रहा है कि देख लो भाई, नील तभी भरना जब ना तो कोई आउटवर्ड सप्लाई हो, ना कोई इनवर्ट सप्लाई हो, और ना कोई लायबिलिटी हो, ना कुछ आया ना कुछ गया, ना हमारी कोई लायबिलिटी, तब नील 3B भरना है, ठीक है? इन तीनों में से कुछ है तो फिर नील 3B नहीं भरना है। नेक्स्ट बटन पर हमने प्रेस कर दिया। नेक्स्ट बटन पर जब हम प्रेस करते हैं तो वो बता रहा है आपको कि सिस्टम जनरेटेड समरी अभी तक जनरेट नहीं हुई है, क्या अभी से आप भरना चाहते हैं? हम कह रहे हैं जी हाँ, हम तो अभी भरना चाहते हैं, ठीक है? तो वेरिफिकेशन वाला पेज आ गया। यहां पर हम डिक्लेरेशन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद हम GSTR 3B भरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऑथराइज सिग्नेटरी वाले बटन को प्रेस करेंगे। यहां पर हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी, और फिर उसके बाद देखो डिजिटल सिग्नेचर से भी फाइल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी आप भर सकते हो। तो हम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से फाइल कर रहे हैं और अब हम OTP वाले पेज पर आ गए। अब हमें यहां पर OTP फाइल करना है, तो हम अपने क्लाइंट से OTP ले लेते हैं और OTP लेकर अब हम 3B फाइलिंग को अपना कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारी 3B फाइलिंग पूरी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जैसे 1 पे फाइल्ड लिखा आने लगा था, उसी प्रकार 3B पर भी फाइल्ड लिखा आने लगा है, ठीक है? तो अब हम
ओटीपी क्लाइंट से आएगा, उसको यहां पर फिल कर देंगे। ओटीपी दोनों जगह कॉमन आता है, मोबाइल में भी और ईमेल में भी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। OTP is about to come. Yes, I've got the OTP. तो हम OTP फाइल कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया OTP 99.99% अल्फा न्यूमेरिक आता है, ठीक है। चलो, हमने OTP टाइप कर दिया और ये रहा फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज। जनरली लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, अपने टीममेट्स को बताने के लिए, अपने ग्रुप्स में अपडेट करने के लिए, या अपने क्लाइंट को बताने के लिए कि भाई रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुल हो गई है। बाकी आपको जरूरी नहीं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आपको अंदर पोर्टल के अंदर जब आप दोबारा रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको फाइल्ड दिखाई देगा। मैं आपको लेके चलता हूं डैशबोर्ड पर, मैं आपको लेके चलता हूं फाइल रिटर्न पर, मैं आपको लेके चलूंगा और मैं दोबारा से नवंबर सेलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, और फिर हम नवंबर सेलेक्ट करके आप उसी पेज पर आएंगे। देखो यहां भी फाइल नजर आ रहा है, यहां भी फाइल नजर आ रहा है, दोनों जगह फाइल नजर आ रहा है। क्लियर हो गई जी बात? पक्का क्लियर? तो GSTR 3B नील कैसे भरते हैं वो हमने सीख लिया, छोटा सा स्टेप था। थैंक यू। हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका। आज हम GSTR 1 भरना सीखेंगे विद फ्यू इनवॉइसेस। आपको याद होगा कि आप नील रिटर्न वाला जो GSTR 1 और 3B है वो कर चुके होंगे अब तक, जब तक आप इस वीडियो में आए होंगे। नील GSTR 1 और 3B का मतलब आप सब जानते हैं कि हमारी इस महीने कोई सेल नहीं हुई, हमारी इस महीने कोई परचेज नहीं हुई, हमारा इस वक्त कोई इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। आज हम 2 इनवॉइसेस वाला एक GST रिटर्न भरेंगे, GSTR 1। 2 इनवॉइसेस से मेरा मतलब है कि हमारे क्लाइंट ने पूरे महीने में केवल 2 इनवॉइसेस की ट्रांजैक्शंस करी। पूरे महीने में भाई के यहाँ बस 2 ही सेल ट्रांजैक्शंस हुई। उन दोनों सेल ट्रांजैक्शंस को हम GST पोर्टल पर रिपोर्ट करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि GSTR 1 रिटर्न जो हमें भरना होता है, मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं और उसके बहुत सारे जो बॉक्सेस थे उसमें से कुछ बॉक्सेस भरना आज हम सीख लेंगे। हमारे एलिमेंट्री लेवल में हम अभी इस वक्त सिंपल GSTR 1 भरना आज की सेशन में पक्का कंफर्म सीख लेंगे। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, स्वागत आप सबका आज के हमारे इस सेशन में। आइए, तो ये GST पोर्टल है दोस्तों, एज यूजुअल, राइट। मैंने लॉगिन कर ली है अपने क्लाइंट की GST पोर्टल। यहां पर हम आते हैं फाइल रिटर्न्स पर। फाइल रिटर्न्स पर जब हम जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें वो मंथ सिलेक्ट करवाएगा। हमने फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर मेरे हिसाब से पहले से सही सिलेक्टेड है। मैं यहां पर मंथ सिलेक्ट कर लेता हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों क्वार्टर के जो महीने हैं, तो इसमें से हमने नवंबर सिलेक्ट कर लिया है। नवंबर सिलेक्ट करके जब हम सर्च बटन पर प्रेस करते हैं तो ये वाला जो पेज है इससे आप पहले ही रूबरू हो चुके हैं, आप जानते हो। इस पेज पे हमारा पहला बॉक्स है GSTR 1 का, जो हम अभी फाइल करेंगे। 3B हम ऑब्वियसली कुछ दिन बाद फाइल करते हैं, जब हमारे पास परचेज की डिटेल्स भी आ जाती हैं। उसके बाद यहां पर 2A और 2B है, जहां पर ITC की स्टेटमेंट्स हमको नजर आती हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा है दैट इज GSTR 1। यहां पर दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप जानते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाले बटन पर प्रेस करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन वाले बटन पर जब हम प्रेस करते हैं तो यहां पर वो वाला पेज आ जाता है जो आप पहले से देख चुके हो। आपको याद होगा कि जब हमने नील GSTR 1 फाइल किया था तो हमने यहां पर फाइल नील GSTR 1 पर क्लिक करा था और हमारा आगे का पेज बढ़ गया था। हम अपने आगे के पोर्टल के काम पर चले गए थे, हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके सबमिट कर दिया था OTP जमा करके। लेकिन आज ऐसा नहीं करना है। आज हमें इन बॉक्सेस के नाम कम से कम समझने हैं। या आज के इस सेशन में हम सारे बॉक्सेस को यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ बॉक्सेस जरूर यूज होंगे। जैसे कि यहां पर बहुत सारे जो बॉक्सेस हैं, उससे ऊपर जो एक स्ट्रिप है, जो पट्टी है ब्लू कलर की, जिस पे व्हाइट से लिखा है, वो पढ़िए क्या लिखा है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स। मतलब इस पर्टिकुलर रिटर्न के अंदर जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई,
हर ट्रांजैक्शन हमारे पोर्टल के लिए एक रिकॉर्ड है। हर ट्रांजैक्शन से एक एक करके आप यहां पर फिल इन करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन का एक एक करके रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो जब हर ट्रांजैक्शन का एक एक करके रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड यहां पर हमें डिपार्टमेंट के सामने फाइल करना है थ्रू दिस पोर्टल। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे जो पहला बॉक्स है यहां पर आप चेक कर पा रहे होंगे क्या लिखा है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब हम एक रजिस्टर्ड सेलर हैं और हमने एक जीएसटी में रजिस्टर्ड कस्टमर को माल बेचा। हम भी जीएसटी रजिस्टर्ड है, बायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमने सामान बेचा, राइट। और DE इज डीम्ड एक्सपोर्ट। सेकेंड इज लार्ज इनवॉइस बिजनेस टू कस्टमर। वैसे जब आप यहां पर कर्सर लेकर जाते हो तो यहां पर भी वो समझाता है। यहां पर देखो आप क्या लिखा है। मान लो आप सेलर हो, आप तो रजिस्टर्ड हो, आपके पास तो लॉगिन है। अब आपका जो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता तो इसको B2B बोलते, बिजनेस टू बिजनेस, फिर हम इस वाले बॉक्स में एंट्री करते। लेकिन हम बिजनेस टू कस्टमर है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। हम जिसको सामान बेच रहे हैं या जिसको सर्विसेज बेच रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन हमने जिसको सामान बेचा, सर्विसेज बेची, जिसको सेल करी, कितने रुपए की सेल करी, मोटी सेल करी कि छोटी सेल करी। अगर मोटी सेल करी तो यहां पर, और छोटी सेल करी तो यहां पर। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां क्या लिखा है। यहां पर पढ़ो क्या लिखा है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड। मतलब हम दूसरे राज्य वाला सेल यहां पर लिखेंगे और उसमें भी 2.5 लाख रुपीस से ज्यादा का इनवॉइस वैल्यू वाला सेल लिखेंगे। मतलब अगर हमारे दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो सोचो डिपार्टमेंट तुम्हारी कितनी मदद कर रहा है। डिपार्टमेंट तुम्हें खुद बताता है भाई इस वाले टेबल में ये भरना है। इस वाले टेबल में डिपार्टमेंट खुद आपको बता रहा है कि जब तुम दूसरे राज्य में माल बेचो, जब तुम दूसरे राज्य में सर्विसेज बेचो, और वो भी मोटे वाले बिल की 2.5 लाख रुपीस से मोटा इनवॉइस जो होगा वो इधर एंटर करना, ठीक है। उसी प्रकार आप कहीं पर भी लेके जाओगे ना तो आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। यहां पर भी आप लेकर आए तो यहां पर हो गया एक्सपोर्ट सप्लाई, यहां पर आ गया, बाकी सारे यहां पर आ गए जो बिजनेस टू कंज्यूमर है, राइट। इसी प्रकार अलग अलग है, राइट। अगर मैं नाम आपको पढ़ के सुनाऊं तो यहां देखो निल रेटेड, राइट। यहां पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये आगे आएगा एडवांस लेवल पे। अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। एडवांस रिसीव्ड मतलब हमें कस्टमर से एडवांस मिल गया और उस पर हम टैक्स पे करना चाहते हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, एडवांस मिला लेकिन रिफंड करना पड़ा, एडवांस मिला लेकिन हमने इनवॉइस से एडजस्ट कर लिया। ये सब चीजें क्लियर समझ आया आपको। उसके बाद फिर यहां पर ये एडवांस के बाद HSN वाइज समरी ये अपने को देनी है। HSN समझते हो ना आप? नहीं समझते तो कोई बात नहीं, हमारा थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल है, वैसे मैंने बेसिक में बताया था। HSN इज द कोड नंबर। तो आपने ये जो फॉर्म है इसमें आप अपना सेल का डिटेल भरोगे, जितना भी आपने बिल काटा उन सबका रिकॉर्ड यहां भरोगे। तो आपको एक समरी बतानी है कि इस कोड वाले प्रोडक्ट कितने रुपए के बेचे, उस कोड वाले प्रोडक्ट कितने रुपए के बेचे। मान लो आपने महीने में 10 इनवॉइस काटे, पूरे महीने में 10 ही सेल करी आपने। अब जो 10 सेल करी उसमें हर इनवॉइस में से निकाल लो सेम कोड। मान लो एक पर्टिकुलर कोड है 2930, 2930 कोड की सेल इस इनवॉइस में भी है, उसमें भी है, इसमें भी है। तो उस कोड वाली सारी सेल इकट्ठी कर लो पूरे महीने की और यहां पुट कर दो कोड वाइज समरी। अभी आपको मैं फिल करके दिखाता हूं। और डॉक्यूमेंट इशूड मतलब बहुत सारे होते हैं ना, रिफंड वाउचर होते हैं, रिसीट वाउचर होते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट हम जीएसटी में इस्तेमाल करते हैं जो हम इशू करते हैं, वो उसका डिटेल यहां पर लिखना है। तो अब इस पूरे के पूरे रिटर्न में आप देखो कितने प्रकार की डिटेल अपने को भरनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल मिलाकर 11 रिकॉर्ड हमें भरने पड़ते हैं। और उसके नीचे यहां पर अमेंड की भी डिटेल है। कुछ अमेंड करना हो तो कैसे करेंगे, खैर अमेंड करना हमारे फिलहाल के सेशन की सीरीज से बाहर है, हम उसे जरूर करेंगे आगे आने वाले पड़ाव में। लेकिन आज हमें सीखना है फ्यू इनवॉइसेस वाला। फ्यू से मेरा मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। भाई कंपनियों के तो हजारों इनवॉइसेस भी महीने के हो सकते हैं। अपन फिलहाल 2 इनवॉइसेस से शुरू कर रहे हैं। 2 बिल एक क्लाइंट के हमारे हैं,
वो मैं आपको लाइव फिल करके दिखाता हूं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जब दो इनवॉइस है ना, तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो लॉन्ग कट है। और मैंने पहले भी कई बार तुम लोग को बताया कि लॉन्ग कट सीखो पहले, शॉर्टकट मत सीखो पहले। शॉर्टकट तो बहुत आसान है भाई, मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जीएसटी रिटर्न भरने के कि आपको लॉन्ग कट एक बार फॉलो कर लोगे तो वो इजी लगेगा। लेकिन अगर आप सीधे शॉर्टकट में जाओगे ना, तो आप उसका भी शॉर्टकट ढूंढोगे। ज्यादा शॉर्टकट से भाई जिंदगी में गड़बड़ हो जाती है, ऐसे नहीं करना है। तो प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप फॉलो करते हुए नॉर्मल सिस्टम जो जीएसटी पोर्टल पर है, बिल्कुल असली खालिस बढ़िया वाला, वो मैं आपको सिखाता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अभी तो दो इनवॉइसेस हैं, तो हम पूरा प्रोसेस आपके सामने कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट बिना लगाए। जब 1000 इनवॉइस होंगे तो लॉन्ग कट नहीं चल पाएगा, तो शॉर्टकट कैसे चलाना है मैं वो भी सिखाऊंगा आगे चलकर आपको। ठीक है, अभी आज जो हम अपना क्लाइंट जो जिसका हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं आज, मैं आपको उसके इनवॉइस दिखाता हूं। इनवॉइस देखकर पहले हम ये पता लगाएंगे कि जो इनवॉइसेस हमारे सामने हैं वो इनवॉइसेस B2B हैं या B2C हैं। ये देखिए आप, सबसे पहला ये पहला इनवॉइस है। जैसा मैंने आपको बताया दो इनवॉइसेस है हमारे पास, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है हमारे सेलर का, ये तो सेलर है राइट, और ये जो है ये बायर है, ये सेलर है और ये बायर है। ठीक है, ये जो मैंने टिक करा है ना ये सेलर है। ठीक है, जो टिक नहीं करा है ये बायर है। अब देखो बायर का जीएसटी नंबर यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये B2B सेल है, बिजनेस टू बिजनेस। तो जब ये बिजनेस टू बिजनेस सेल है तो कौन से वाले बॉक्स में आएगी, पहले वाले बॉक्स में राइट, B2B बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा इनवॉइस जो हमारे क्लाइंट का है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो सर ऐसे तो हम सारे इनवॉइसेस एक करके चेक करेंगे क्या? हाँ, तो सर 1000 होंगे तो क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, बट चेक फिर भी करना है। ठीक है, चलो देखो, अब यहां पर हमारा दूसरा इनवॉइस है, ये सेलर का डिटेल है, ये बायर का डिटेल है। बायर में देखो फिर जीएसटी नंबर यहां पर है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारे पास जो दो इनवॉइसेस हमारे क्लाइंट ने हमको शेयर किए, जो हमारे क्लाइंट ने हमको बताया कि मेरी तो भाई 2 ही सेल हुई है पूरे महीने में, हमने बोला भाई तू वो भेज दे इनवॉइसेस भाई ने भेज दिए। दोनों इनवॉइसेस में जो कस्टमर है वो रजिस्टर्ड कस्टमर है, तो इसलिए हमारे जो दोनों सेल की डिटेल्स हैं वो हमारे इस पहले वाले बॉक्स में ही टाइप इन होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। तो अब मैं इस बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं। जब मैं इस बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो ये बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये मेरा फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहां पर क्या लिखा है, 4A 4B 6B 6C B2B SEZ DE इनवॉइसेस, मतलब B2B इनवॉइसेस हमारा आ गया ना। यहां पर इस वाले पेज पर हमें इन रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, इन इनवॉइसेस की एंट्रीज करनी है। कैसे होंगी एंट्री, अभी तो कोई दिख नहीं रही, देयर आर नो रिकॉर्ड टू बी डिस्प्लेड। भाई तो तुमने एंट्री करी कब है, अभी एंट्री करेंगे तभी तो दिखेगी। यहाँ पे आगे पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पर देखो दो छोटे छोटे बटन क्या है, बैक, एड रिकॉर्ड, इंपोर्ट EWB ई वे बिल डेटा। तो जो ई वे बिल डेटा है, अगर ई वे बिल आपने बनाया होगा तो ऑब्वियसली ई वे बिल पोर्टल से बनता है। क्या होता है ई वे बिल, आगे सीखेंगे। ई वे बिल पोर्टल से बनता है, तो ई वे बिल तभी बना होगा जब माल इधर से उधर गया होगा। तो एक बार तो हम यहां क्लिक करके देख सकते हैं, ई वे बिल अगर हमने क्लिक करा होगा तो यहां पर डेटा की समरी डाउनलोड हो जाएगी। अगर हमारे क्लाइंट का जो सेल हुआ वो एक ऐसी सेल हुआ जिसमें ई वे बिल बना है, ये देखो ये हमारे सामने यहां पर आ गया राइट। ध्यान से देखना इसको। होता क्या है ना दोस्तों, जैसे हम जहां पर भी गुड्स बेचते हैं जनरली ई वे बिल बनता है। ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जो माल को यहां से वहां ले जाने का एक चालान टाइप काम करता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हर जगह नहीं भी बनता है। तो हमने को चेक करना होता है कि हमारे क्लाइंट ने जब इनवॉइस बनाया होगा, जब सेल करी होगी, जब माल भेजा होगा, तो ई वे बिल अगर बनाया है तो अपने को इनवॉइस की डिटेल ना एंटर नहीं करनी पड़ेगी, ई वे बिल की पोर्टल से वो कॉपी हो जाता है। जैसे आप यहां देखो, यहां पे क्या लिखा है, दो इनवॉइस, इस रिसीवर मतलब इस कस्टमर को ये इनवॉइस डेट, ये रिसीवर नेम, इतने रुपए का माल बेचा गया।
अब हम चाहें तो इनवॉइस की एंट्री ना करें, क्योंकि यहीं से कॉपी हो जाएगा सब कुछ। देखो, सिलेक्ट ऑल और यहां पर इंपोर्ट का बटन आ गया। मतलब हमें जो 2 इनवॉइस की डिटेल एंटर करना था वो नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट, जो कि आज हमें नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, मैं बैक कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर हम सच में शॉर्टकट पर सीधे चले जाएंगे ना तो हमारी लाइफ लर्निंग्स नहीं होंगी। हमें लाइफ लर्निंग करनी है, हमें लाइफ लॉन्ग के लिए लर्निंग करनी है। जिस बच्चे ने मेहनत नहीं करी, जिस बंदे ने मेहनत नहीं करी, राइट, उसको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। आप लोग मेरी बात समझो, मेरे साथ आगे बढ़ो, लॉन्ग कट पहले फॉलो करते हैं। तो हमें पहला वाला बॉक्स भरना है। अपन कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, अपन ऐड रिकॉर्ड का बटन दबा रहे। पहले हमने ये वाला बटन दबाया था इंपोर्ट वाला, हम नहीं दबाने वाले अभी, हम ऐड रिकॉर्ड का बटन दबाते हैं। अब देखो हमारे सामने ऐड रिकॉर्ड पे ये फॉर्म आ गया। सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि क्या आपने डीम्ड एक्सपोर्ट करा है। हमने कोई डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं करा। ये क्या होता है ये आगे पता चलेगा आपको। क्या आपकी सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली है, अभी हमें कुछ नहीं पता, आगे देखेंगे ये क्या है। क्या ये सप्लाई एलिजिबल है टू बी टैक्स्ड एट डिफरेंशियल परसेंटेज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सरकार ने विशेष रूप से परमिशन दे रखी है कि दुनिया तो बेचती है 18% पे, तुम चलो यार 5% पे बेच लो किसी वजह से। लेकिन हमारे केस में क्योंकि ये तीनों सिनेरियो नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया कि हम सिंपल जीएसटी R1 भर रहे हैं, विशेष प्रकार के जो जीएसटी रिटर्न है वो कॉम्प्लेक्स वाले वो आगे आएंगे। अभी फिलहाल हमें ये नहीं भरना। अब हम जब आगे देख रहे हैं तो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं। जो जो बॉक्स मांगता जाएगा वो हम भरते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पहले डब्बे ने हमसे मांगा रिसिपिएंट जीएसटी नंबर। तो रिसिपिएंट जीएसटी नंबर हमें बिल से मिल जाएगा। ये रहा हमारा पहला इनवॉइस। इस इनवॉइस से मैं कॉपी करके वहां पर टाइप इन कर देता हूं। ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूं। मैंने टाइप कर दिया है, और टाइप करने के बाद हाँ जी, टाइप करने के बाद थोड़ा उसने समय लिया। जनरली रिसीवर का नाम अपने आप आ जाना चाहिए। हम इससे मैच भी कर सकते हैं कि हमने कहीं गलत जीएसटी नंबर तो नहीं डाल दिया। ये देखो आप, हमारे कस्टमर का जो नाम यहां पर है वही कस्टमर का नाम हमारे यहां पर रिफ्लेक्ट होने लगा। अगला बॉक्स, नेम एज इन मास्टर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, व्हाट इज मास्टर, वी कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। ठीक है, इट विल कम अ लिटिल लेटर। ऐड टू मास्टर भी नहीं करना अभी। ठीक है, अगला है इनवॉइस नंबर। सिंपल काम करवाना चाहता हूं मैं आपको, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई स्पेशल चीज नहीं। सिंपल, हमारे क्लाइंट ने 2 इनवॉइस बेचे हैं, मतलब 2 बार सामान बेचा है, दोनों का जानकारी अपन यहां पुट करेंगे, सबमिट कर देंगे, फाइल कर देंगे, बात खत्म। अब देखो इनवॉइस नंबर, हमारे क्लाइंट ने हमें जो ये इनवॉइस की कॉपी दी है इसमें इनवॉइस नंबर दिखा रहा है 1, तो हम इनवॉइस नंबर भर देते हैं 1। अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि इनवॉइस नंबर क्लाइंट ने क्या रखा है, जो उसके पर्चे पर नजर आ रहा है वही हमें छापना है यहां पर। अच्छा, ये 1 नंबर इनवॉइस कब बेचा भाई ने माल? 2 नवंबर 2023। ठीक है भाई, 2 नवंबर 2023। ठीक है, आराम से चेक कर लीजिए। 2 नवंबर 2023 we have typed in 2 November 2023. Next box is about total invoice value. Total invoice value मतलब with GST। अब इस इनवॉइस में ये तो बहुत सारे आइटम्स हैं, ये उनका अमाउंट है। अमाउंट के बाद ये उस पर जीएसटी लगी है, और जीएसटी के बाद एंड में यहां पर फाइनल वैल्यू लिखी हुई है, राइट। और फाइनल वैल्यू जो लिखी है दैट इज ऑफ कोर्स द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये वैल्यू हमें उठानी है, हम उठा लेते हैं 10,872.52 हमने उठा ली, राइट। उसके बाद ये दोनों बॉक्सेस देखो अपने आप फिल हो रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश, सप्लाई इंट्रा स्टेट। लेकिन आप ये वाला प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर सकते हो, राइट।
ड्रॉप डाउन से। वो बाय डिफॉल्ट यूपी ले रहा है क्योंकि आपका रिसीवर रजिस्टर्ड है और वो उत्तर प्रदेश में है, और आप भी उत्तर प्रदेश में, आपका सेलर भी यूपी में, बायर भी यूपी में। उसके बाद सोर्स, IRN और IRN डेट, ये क्या होता है? इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ई इनवॉइस जब पढ़ेंगे आगे एडवांस लेवल पे तब समझ आएगा आपको। अब देखो ये टेबल आ गई आइटम्स की। आप देखो यहां पे हमारे पास रेट लिखे हुए बहुत सारे, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जीएसटी से पहले वाली, CGST, SGST और सेस। अब हमने अपना कस्टमर का मतलब क्लाइंट का बिल देखना है। इस क्लाइंट के बिल में सारे प्रोडक्ट 18% वाले हैं। अगर अलग अलग परसेंटेज वाले होते तो अलग अलग बॉक्स में एंट्री करते, क्योंकि सारे प्रोडक्ट 18% वाले हैं तो टैक्सेबल वैल्यू एक ही बार में ले उठा लो 9214। 18% वाला आइटम उठा लिया, राइट, 9214। अब देखो टैक्स अपने आप उठा 829.26, 829.26, ये वहां पर भी आपको मैच होगा 829.26, 829.26 मैच हो गया। अब क्योंकि हम एक इनवॉइस एंटर कर चुके हैं, इस इनवॉइस में कोई और आइटम तो है नहीं, कोई और आइटम है ही नहीं, तो बस क्या कर देंगे, सेव कर देंगे इसको। सेव करने का मतलब है एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, यहां लिखा भी आ गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, राइट। देखो ये एक इनवॉइस यहां पर आ गया, प्रोसेस्ड रिकॉर्ड 1, लेकिन अपने को तो और ऐड करना है, तो ऐड रिकॉर्ड पर आ जाते हैं। हमें 2 इनवॉइस ऐड करने हैं ना। अब देखा आपने मैनुअली कितना टाइम लग रहा है एक इनवॉइस ऐड करने में। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं लग रहा भाई, तो 1000 इनवॉइस में तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, वहां से ऐसे कॉपी कर करके उठाने में तो अपने को शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, आई विल टेल यू। चलो अब हम दूसरा काम शुरू करते हैं। अब हमारे दूसरे इनवॉइस में ऑब्वियसली हमें पहले क्या करना है, रिसीवर का जीएसटी नंबर डालना है। मैं दूसरा इनवॉइस उठाता हूं, ये रहा हमारे क्लाइंट का सेकंड इनवॉइस। सेकंड इनवॉइस में जो कस्टमर है उसका मैं जीएसटी नंबर यहां पर एंटर कर रहा हूं। मैंने एंटर कर दिया है और अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि यहां पर रिसीवर का नेम रिफ्लेक्ट होने लगे, राइट, क्योंकि जब रिसीवर का नेम रिफ्लेक्ट होगा, हाँ हो गया, तभी नीचे वाली टेबल आगे के लिए आएगी, ठीक है। अब सेकंड बॉक्स क्या था, इनवॉइस नंबर, तो मैंने इनवॉइस देखा, इनवॉइस नंबर है 2। इनवॉइस डेट मैंने देखी 30 नवंबर 2023। आप सोचो हमारे क्लाइंट को 2 ही सेल करने का मौका मिल पाया, एक बिल्कुल शुरू में और एक बिल्कुल अंत में, लेकिन अपने को इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, वहां से जैसे रिकॉर्ड्स आए हमने एंटर करने हैं। तो 30 नवंबर 2023। अगला कॉलम है टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये आपको कहां से मिलेगी, इनवॉइस से। टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब सब कुछ जोड़ के, जीएसटी जोड़ के 68145, 68145 हमने जोड़ लिया। अब आप देखो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है और सप्लाई टाइप है पहले से नजर आ रही है। अब हम टैक्स का कॉलम वाली वैल्यू भरेंगे। देखो इस वाले इनवॉइस में भी क्या हो रहा है, सारे आइटम 18% वाले हैं, सारे आइटम 18% वाले हैं। तो बस अपने को क्या करना है, सारा का सारा जो वैल्यू है वो एक साथ उठा लेना है। अब हमने यहां पर वैल्यू डालनी है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जीएसटी से पहले वाली, जीएसटी से पहले वाली। ये देखो जीएसटी तो ये आया, जीएसटी से पहले वाली 57750। तो अब देखो 57750 डालते ही जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो गया 5197.5। ये देखो 5197.5। क्लियर हो गई बात। तो अब हमने बाकी सारी डिटेल तो टाइप कर दी, अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेव। हमने इसको कर दिया सेव, ठीक है, सेव हो रहा है ये। अब सेव हो गया ये, और सेव होने के बाद हम चलते हैं बैक एंड लेट मी शो यू। अब हमने रिकॉर्ड तो 2 एंटर करे, यहां पर एक ही पट्टी क्यों नजर आ रही है, अरे कस्टमर दोनों केस में ना सेम था।
ये देखो आप, ट्रेड नेम, लीगल नेम, रिसीवर एक ही है और उसके आगे प्रोसेस्ड रिकॉर्ड है 2। मतलब अपने पास जो 2 इनवॉइसेस थे ना, वो भाई ने दोनों सेम कस्टमर को सेल कर रखा है, इसलिए वो एक ही लाइन दिखाई दे रही है। अगर हमारे 2 अलग अलग बायर होते तो 2 अलग अलग रो हमें नजर आती। खैर अपने को क्या फर्क पड़ता, हमने कर दिया भाई, ऐड रिकॉर्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बैक कर देंगे, बैक करके वही वाले पेज आ जाएगा जिसमें अलग अलग डब्बे नजर आ रहे थे आपको। अभी देखना, ये जो ऐसे प्रोसेसिंग होती है ना, उसे पेशेंस की जरूरत होती है। देखो ये सारे बॉक्सेस थे ना, पहले वाले बॉक्स में देखो 2 लिखा आ गया, बाकी सब में 0 चल रहा है, राइट। तो जब हम सिंपल जीएसटी रिटर्न भरते हैं जिसमें कोई लार्ज इनवॉइस नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, B2C नहीं है, निल नहीं है, क्रेडिट नोट नहीं है, डेबिट नोट नहीं है, उनके एडजस्टमेंट नहीं है, एडवांस नहीं है, तो फिर हम क्यों भरेंगे भाई उन्हें। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। सिंपल मतलब 1-2 डब्बे भरने भाई। जब हमारे क्लाइंट के केस में एक्सपोर्ट है ही नहीं, नो अनरजिस्टर्ड को सेल नहीं है, कोई एडवांस नहीं आया, कोई SEZ नहीं है, कोई डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, तो फिर हम जबरदस्ती थोड़ी डब्बे खोल खोल के वहां भर देंगे। हाँ, एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, जीएसटी के नियम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है। वर्तमान में ये वाली टेबल मैंडेटरी है, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। कोड वाइज एंट्री करना मैंडेटरी है कि हमने इस कोड का कितना माल बेचा, उस कोड का कितना माल बेचा। ठीक है, मैं आपको यहां पर यह समरी करके दिखाता हूं। देखो, अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक HSN का सारा डेटा एक साथ लेना है। जैसे हमारे इस क्लाइंट ने 2 इनवॉइसेस थे, दोनों में सेम आइटम था, सेम कस्टमर था। चलो कस्टमर तो मैं कह रहा हूं अलग भी होता, लेकिन दोनों में HSN सेम है, तो दोनों इनवॉइस की टोटलिंग करनी है और फिर यहां पुट करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। अब इसके अंदर सबसे पहला बॉक्स क्या है, HSN का। तो मैं आपको HSN उठा के दिखाता हूं। ये रहा HSN 8466 3020, 8466 3020, राइट, 8466 3020। क्लियर हो गई बात। अब एक बात और है, कभी कभी क्या होता है ना कि एक सिंगल HSN के अंदर कई सारे कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उन अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है तो सब कुछ एक ही HSN, राइट, सिंगल HSN है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप एक कॉमन नाम से लिख सकते हो। जैसे ये वाला जो HSN है, मैं आपके सामने गूगल पे लिखता हूं, देखो, तो इसकी कैटेगरी आपको नजर आएगी जिग्स एंड फिक्सचर्स, 8466 3020। व्हाट इज इट, जिग्स एंड फिक्सचर्स। तो अपने को जिग्स एंड फिक्सचर्स वर्ड जो है वो यहां पर टाइप कर देना है अपनी पोर्टल में। जिग्स एंड फिक्सचर्स। उसके बाद देखो, प्रोडक्ट नेम एज एन मास्टर, वो भी डिसेबल्ड है क्योंकि मास्टर फीचर अपन ने यूज नहीं करा, याद है, ठीक है। उसके बाद अगला बॉक्स है UQC। व्हाट इज UQC, यूनिक क्वांटिटी कोड। यू जो क्वांटिटी है, मतलब जो आप बेच रहे हो वो लीटर में बेच रहे हो, मीटर में बेच रहे हो, किलो में बेच रहे हो, नंबर में बेच रहे हो, किस में बेच रहे हो वो। तो हमने जो बेचा हम देख लेते हैं भाई, ये जो भी बेचा 120, 2, ये नंबर्स में है, देखो NOS। तो हमें यहां पर भी NOS देखना है। ये देखो आप, ब्लू NOS, ठीक है, यूनिट लेना होता है। अब ध्यान से सुनना है, टोटल क्वांटिटी मैंने क्या बताया, हर इनवॉइस से जोड़ जाड़ के टोटल लेनी है। यहां पर इस इनवॉइस में टोटल क्वांटिटी है 131 और दूसरे इनवॉइस में टोटल क्वांटिटी है 8। तो 131 और 8 कितना हुआ, 139। तो अपने को लिखना है 139, ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम क्या है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। आई रिपीट, उस HSN को जिस भी इनवॉइस में तुम्हें नजर आ रहा है सबका टोटल लेना है। अब यहां पर देखो, इसका टैक्सेबल वैल्यू था 57750,
तो हम कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं 57750 प्लस 9214 66964, राइट। रेट अपने ने ले लेना है 18%, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब उसके आगे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। जैसे ही आप इंटीग्रेटेड करोगे सेंट्रल वाला छिप जाएगा, सेंट्रल भरोगे तो इंटीग्रेटेड छिप जाएगा। हमारे केस में सेंट्रल टैक्स लग रहा है, तो देखो एक में है 829.26 प्लस अगला है 5197.5, 6026.76, 6026.76, ठीक है। यहां पर भी आएगा 6026.76। और आप ये मैच भी कर सकते हो कि जैसे आपका ये टैक्सेबल वैल्यू है 66964 का 9% निकाल लो, 6026.76 ही आया। ये सब काम जो मैं मैनुअल कर रहा हूं आपको एक्सेल में भी सिखाया जाएगा, राइट। जो काम मैं मैनुअल कर रहा हूं वो आपको शॉर्टकट से भी सिखाया जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। क्लियर। मैं आपको मैनुअल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि प्रोसेस पर आप पहले चलें, आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए, आपको एक एक स्टेप डिटेल वाला पहले आना चाहिए, तब शॉर्टकट सीखिएगा, ठीक है। सिंपल हो गया। आप भर दिया हमने एचएसएन समरी, अब अपने को बस क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करते ही देखो नीचे टेबल आ गई, टोटल 18% के रेट से 139 आइटम, ये हमारा टैक्स हो गया। क्लियर हो गई बात। टैक्सेबल वैल्यू ये रही। आप यहां एडिट भी कर सकते हो और आप डिलीट भी कर सकते हो नई एंट्री करने के लिए। अब हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम जाएंगे बैक, ठीक है। बैक करने के बाद देखो यहां पर 2 लेकिन यहां पर 1 नजर आ रहा है। बताओ क्यों 1 यहां पे नजर आ रहा है। सर बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। यहां 1 इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एचएसएन एक ही सिंगल कोड के आइटम्स हमने बेचे हैं सारे के सारे, तो एचएसएन वाइज समरी में सिंगल ही तो आएगा, राइट। अब हमने सारा डिटेल भर दिया जो हमें भरना था। अब जब सारा डिटेल जो हमें भरना था वो भर चुके, बाकी सारे बॉक्सेस हमारे ऊपर अप्लीकेबल है नहीं, तो हम नीचे ऑप्शंस देखते हैं क्या है। यहां पर ऑप्शंस है बैक, डाउनलोड डिटेल्स, रीसेट, जनरेट समरी। तो अगला स्टेप हमेशा आपका होगा जनरेट समरी का। जनरेट समरी बटन हमने प्रेस करा, राइट। यहां पर क्या लिखा है, द सिस्टम इज चेकिंग ऑन कंप्लायंस फॉर DRC 01B, प्लीज क्लिक ऑन जनरेट समरी अगेन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। ये आता ही है, राइट। व्हाट इज DRC? इट्स अ रिकवरी फॉर्म, इट्स अ डिमांड फॉर्म, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, राइट। चलो हम जनरेट समरी थोड़ा देर बाद प्रेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम बार बार ऐसा कह रहा है तो उसको फॉलो करना चाहिए। हमने अभी प्रेस करा और देखो ग्रीन स्ट्रिप आ गई, यहां पर आ गया योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम बाय क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश। तो पहले हम समरी पे क्लिक करके ट्राई कर रहे थे, हम रिफ्रेश बटन पे ट्राई करेंगे। कहां पर है रिफ्रेश बटन? ये देखिए हमारे फॉर्म के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूं। क्लिक कर दिया हमने, राइट। अब ये क्लिक करने के बाद सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? नीचे फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोसीड टू फाइल, मतलब हमारी समरी रिकॉर्ड हो गई। एक बार दिखा देता हूं आपको, यहां 2 आ चुका है और यहां 1 आ चुका है, ठीक है। तो हम प्रोसीड टू फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो आपको समरी नजर आएगी जो तुमने भरी है। देखो टोटल 2 इनवॉइसेस 66,964 के, टोटल टैक्स 6026, ठीक है, ये सब कुछ। और एचएसएन समरी जो है वो नीचे नजर आएगी, ये रहा एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो इट्स ऑलरेडी हियर। तो अपने को बस क्या करना है, फाइल स्टेटमेंट। यहां पर देखो डाउनलोड समरी, क्लाइंट को दिखाना चाहते हो या अपने रिकॉर्ड्स में रखना चाहते हो। फाइल स्टेटमेंट, हमने फाइल स्टेटमेंट कर दिया। फाइल स्टेटमेंट करके अभी वो गोला घूम रहा है, ठीक है। हम क्लाइंट को रेडी कर लेते हैं तब तक कि भाई ओटीपी दे दियो हमको।
यस, तो हमने क्लाइंट को बोल दिया, अब वो ओटीपी के लिए तैयार है। अब देखो आप, हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, डिक्लेरेशन वाला। जैसे ही हम डिक्लेरेशन पे टिक करते हैं तो यहां पर हमारे पास ऑथराइज सिग्नेटरी में क्लाइंट का नाम आता है, और या तो डिजिटल सिग्नेचर से भर सकते हैं या फिर ओटीपी टाइप। ओटीपी को दे पीपल कॉल्ड ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो हम फाइल विद ईवीसी करते हैं और यहां पर देखो पेज आ गया ओटीपी का। इस ईमेल आईडी पे गया है और इस नंबर पे गया है, और ओटीपी हमेशा ध्यान रखना है 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ये जो 30 सेकंड लिखा है ना, ये लिखा है कि 30 सेकंड बाद तुम लोग रीसेंड कर सकते हो। अभी रीसेंड का बटन नहीं है, देखो यहाँ पे चालू, और यहाँ देखो सेकंड्स घट रहे। इसको देख के ना ऐसी दिल की धड़कन लोगों की बढ़ जाती है, अरे 30 सेकंड में ओटीपी खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। कुछ नहीं है, वो 10 मिनट्स तक रहता है, 30 सेकंड बाद रीसेंड कर सकते हो। देखा आपने। अब हम क्लाइंट को फॉलो अप करते हैं कि भाई ओटीपी दे दे। ओटीपी दोस्तों आ चुका है हमारे पास, हम उसे फिल करते हैं, राइट। जब आप ओटीपी प्रेस कर दोगे तो वेरीफाई बटन दबाना है, ठीक है, नॉट रीसेंट। वेरीफाई बटन दबाने के बाद उसके बाद फिर वो चेक करेगा, और इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो यहाँ ग्रीन स्ट्रिप आ जाती है, देखो आ गई, GSTR1 फॉर द रिटर्न पीरियड नवंबर दिस हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज दिस, GSTR1 कैन बी व्यूड ऑन योर डैशबोर्ड। अब आप दोबारा डैशबोर्ड पे जाएंगे तो जैसा हमने जब नील फाइल करा था तब देखा था, वहां पर ये नजर आएगा कि GSTR1 फाइल्ड है। मैं आपको लेके चलता हूं, हम रिटर्न्स वाले पेज पे चलते हैं, नवंबर सिलेक्ट करते हैं और यहां पर आ गए तो देखो यहां क्या लिखा है, फाइल्ड। अब आप डाउनलोड करके क्लाइंट को भेज सकते हो, ठीक है। तो हमने आज के सेशन में सिंपल GSTR1 सीखा विद 2 इनवॉइसेस एंड HSN समरी। ऑल राइट, थैंक यू।